स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज के इस नए वीडियो में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था गाउस नियम और उसके अनुप्रयोग है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज के इस जो वीडियो लेक्चर में है वो हम गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग से संबंधित जो हमारे पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी बुक के जो हमारे उदाहरण है एग्जाम्पल्स है उनका हम अध्ययन करेंगे। और जो आपको है क्या करते जाना है साथ साथ में जो आपकी बुक है वो आपके पास में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आपको आपकी अपनी बुक से ही देखने हैं और इनको अच्छे से समझते जाने। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर, हमारे को विद्युत क्षेत्र दे रखा है, पहला एग्जांपल है विद्युत क्षेत्र दे रखा है ई वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, ई वेक्टर बराबर हमारे को दे रखा है 200 आई के प्लस का 300 जे के वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसके बाद में आगे दे रखा है कि एक विद्युत क्षेत्र दे रखा है में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश दे रखा है। क्षेत्रफल सदिश को हम प्रदर्शित करते हैं एस वेक्टर से, और एस वेक्टर हमारे को दे रखा है 5 × 10⁻³ जे केप और क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमारे को, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। दे क्या रखा है, ई दे रखा है, एस दे रखा है। फ्लक्स ज्ञात करने के आपके पास में दो फॉर्मूले थे ना यहाँ पर, कौन से थे, एक तो आप गाउस के नियम से फाई बराबर Q/ε0, लेकिन अभी जो उदाहरण कर रहे हैं उसमें गाउस का नियम हमारा है ही नहीं, तो इसका मतलब हम कौन सा प्रयोग में लेंगे, फाई बराबर E ds cos थीटा या ES cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में फाई बराबर, चूंकि हमें पता है क्या होता है कि फाई बराबर क्या होता है आपका, फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर, यही होता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको फ्लक्स चाहिए तो फाई बराबर E वेक्टर लिखो। E वेक्टर कितना आपका 200 आई के प्लस का 300 जे के डॉट S वेक्टर कितना आपका, S वेक्टर है 5 × 10⁻³ और वो भी क्या आ जाएगा जे के। तो अब देखो फाई कितना आएगा आपका, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणन हो रहा है, दो सदिशों का अदिश गुणन। और इसके बारे में हम 11th क्लास के अंदर जो हमारा सदिश चैप्टर था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखो क्या होगा 200 आई के प्लस 300 जे के और ये आपका एस वेक्टर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अदिश गुणन करवा दें, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 × 10⁻³ है वो किससे गुणा होगी, इस 200 से गुणा होगी। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, आई डॉट जे होगा, क्या होगा आई डॉट जे। तो आई डॉट जे होने पर जो मान है वो कितना हो जाएगा आपका, इसका मान कितना हो जाएगा, आई डॉट जे होने पर कितना मान हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना 0। 11th क्लास में हमने पढ़ा है ना, भूल गए ना, तो भूलना नहीं है, उनको याद रखना, यहाँ पर भी काम आएगा ना, 11th काम आती है, हर जगह काम आती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि भाई आई केप डॉट जे केप है वो उसका मान कितना होता है आपका 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा आपका 0 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और जो जे केप डॉट जे केप रहेगा उसका मान है आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए गुणा होगा, इसके साथ में तो गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा होगा तो कितना आएगा आपका, सीधा लिख देता हूँ कितना हो जाएगा, 300 × 5 करो कितना होगा 1500, तो 1500 × 10⁻³ और ये कितना आ जाएगा आपका फाई है ना, तो क्या आ जाएगा फाई का जो मतलब मात्रक है, मात्रक आपका क्या रहेगा, फ्लक्स का मात्रक वेबर लिख दो। ठीक है, वेबर हो जाएगा, या फिर आप वैसे लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र के रूप में लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका फ्लक्स 1500 × 10⁻³ वेबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जे केप डॉट जे केप था ये 1 हो गया था। ठीक है, जे केप डॉट जे केप कितना होता है, 1 होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये गुणा हो गया था, ये सदिश में हम पढ़ चुके हैं वहां पर। ठीक है, और कैसे आया ये आपको अगर समझ नहीं आया तो बता देता हूँ कि भाई जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या करना होता है कि भाई दो सदिशों का अदिश गुणन कर रहे हैं, जैसे हमारे को आई केप और आई केप इसका करना है हमारे को अदिश गुणन। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा आएगा। अब बताओ cos थीटा मतलब आई केप क्या एक ही दिशा में नहीं है क्या, एक ही दिशा में है ना, तो आई केप एक ही दिशा में है तो कौन मतलब जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका, एक ही दिशा में तो 0 डिग्री होगा, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब जब आप समान का डॉट करोगे यहाँ पर आई केप या जे केप तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप जैसे आई केप जे केप का करोगे तो यहाँ पर कोण कितना हो गया, 90 होगा, cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा ना।
तो चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे करते हैं, देखो अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखो कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार से स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। कि हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में एक बेलन रखा हुआ है, बेलन की जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित खुद विद्युत फ्लक्स है वो शून्य होगा। पहले तो वो बना लेते हैं, मान लेते हैं हमारे विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा। अब यहाँ पर हमारे को जो बेलन का अक्ष कैसे होगा, देखो ये बेलन है तो बेलन का अक्ष ये होगा ना यहाँ पर। तो ये जो बेलन का अक्ष है वो किस दिशा में अनुदिश होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होना चाहिए। तो यहाँ पर बेलन कुछ किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, ये बेलन बन गया, ठीक है। अब हमारे को ज्ञात क्या करना है कि इस बेलन से जो पारित जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पर शून्य है या नहीं है। तो देखो हम पढ़ चुके हैं, अभी क्या पढ़ चुके हैं, गाउस का नियम पढ़ चुके हैं। गाउस प्रमेय के अनुसार क्या 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 होता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वो उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। क्या इस बेलन के अंदर कोई आवेश है, नहीं है ना आवेश, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। या ऐसे देख सकते हो कि जितना आपका फ्लक्स आया उतना ही चला गया। भाई आगत प्लस निर्गत करोगे, फ्लक्स आगत प्लस निर्गत, तो यहाँ पर देखो आने वाला फ्लक्स क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं ना। भाई जो आ रहा है फ्लक्स आ रहा है, विद्युत क्षेत्र किसके कारण आता है, माइनस के कारण आता है। प्लस के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। इसका मतलब बाहर जाने वाला निर्गत फ्लक्स तो होगा आपका प्लस, और आगत फ्लक्स होगा वो माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो आगत ये बाहर निकल गई, भाई एक ही प्रवेश की विद्युत क्षेत्र रेखा और एक ही बाहर निकल गई, तो मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब एक विद्युत क्षेत्र रेखा आई, एक विद्युत क्षेत्र रेखा चली गई, इसका मतलब फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब वो तो हम बोल सकते हैं गाउस प्रमेय के अनुसार, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक अलग तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। मान लो गाउस प्रमेय है वो यहाँ पर हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हमारे पास में एक फाई का और भी तो फॉर्मूला है ना, जो होता है आपका ईडीएस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारे को क्या लेना पड़ेगा, एक क्षेत्रफल अल्पांश, 3 क्षेत्रफल अल्पांश लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब भी बेलन होगा तो 3 क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। एक यहाँ पर ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा हो गया ds1 वेक्टर, एक यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया आपका ds2 वेक्टर, और ये हो गया आपका कौन सा हो गया, ds3 वेक्टर, ठीक है। तो ये आपके पास में आगे क्षेत्रफल अल्पांश आगे। अब इस क्षेत्रफल अल्पांशु से है वो कितना फ्लक्स है वो गुजरेगा, उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखो क्षेत्रफल अल्पांशु से निर्गत फ्लक्स, क्षेत्रफल अल्पांशु निर्गत फ्लक्स। तो देखो क्षेत्रफल अल्पांशु निर्गत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फाई बराबर, यहां पर क्या होगा ये लिख लेते हैं, क्या होगा आपका ds1 cos थीटा 1 प्लस का क्या हो जाएगा ds2 cos थीटा 2 प्लस का ds3 cos थीटा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का मान देखो, थीटा 1 बराबर कितना है बताओ, ई वेक्टर और ds वेक्टर क्या एक ही दिशा में है। थीटा 1 का मान हो गया 0 डिग्री, थीटा 2 का मान बताओ कितना होगा, थीटा 2 का मान कितना होगा, ds वेक्टर ई इस प्रकार से दोनों क्या एक दूसरे के लंब होते हैं, मतलब थीटा 2 हो गया आपका 90 डिग्री, और उसके बाद में आपका थीटा 3 कितना है, ds3 आपका कुछ इस प्रकार से, ई वेक्टर आपका कुछ इस प्रकार से, दोनों के मध्य कोण कितना हुआ, कोण कितना हुआ 180 डिग्री वाला कोण यहाँ पर। तो इसका मतलब थीटा 3 आपका कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम मान निकाल सकते हैं, देखो निकालते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा इसका मान रखो तो फाई बराबर क्या होगा आपका, फाई बराबर हो जाएगा ds1, ठीक है। और थीटा 0 का मान रखोगे तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस का ये कितना हो जाएगा आपका 90 रखोगे यहाँ पर, थीटा 2 की जगह तो कितना हो जाएगा 0, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा ds2 इतना नहीं माइनस में आएगा, ठीक है भाई। cos 180 का मान कितना होता है माइनस होता है ना, तो ये माइनस का ds2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि भाई जो आपके ds1 बराबर है ds2 के बराबर है ds3, और इनको हम क्या मान लेते हैं, ds मान लेते हैं भाई। जितने हमने क्षेत्रफल अल्पांश लिए वो समान क्षेत्रफल अल्पांश लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे सब बराबर है, तो इनको बराबर कर देते हैं यहाँ से। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका eds, और 0 का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस का क्या हो जाएगा eds। तो ये eds माइनस eds क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब हमारा जो फ्लक्स है वो क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। ये लो आ गया आपका फ्लक्स 0,
तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और उस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो बेलन के अंदर प्रवेश करने वाला जो आपका फ्लक्स होगा, मतलब जो आगे प्लस प्लस निर्गत फ्लक्स दोनों करोगे तब भी आपका जो मान है वो कितना आएगा, शून्य आएगा। तो फ्लक्स है, फ्लक्स हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, तो हम दो तरीके से निकालेंगे। दो जो फ्लक्स है उनका प्रयोग करके हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। उस परिमेय में तो यही तो सारे हम अनुप्रयोग किए, तो उसमें यही तो किया था हमने कि हमने जो दोनों फ्लक्सों के जो हमारे पास में फॉर्मूले थे उनसे हम क्या करते थे, उनका मान निकालते थे, बराबर कर देते थे, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप दो तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हो। अब मैंने इस तरीके से निकाल लिया, आपके उदाहरण में दे रखा है तो आपको समझना है, उस तरीके से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई उसमें गलत करने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम अगला करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट, एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दे रखा है आपको 5 × 10 की पावर कितने दे रखा है, +5। ठीक है, तो ई वेक्टर आपके पास में है 5 × 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, और क्या हो सकता है मात्रक इसका, विद्युत क्षेत्र का E बराबर F/Q, मतलब न्यूटन बटा कूलम लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं उसमें। तो आगे देखो क्या दे रखा है, मैं इस प्रकार से स्थित है, मतलब वर्ताकार शीट है जो है आपकी 5 सेंटीमीटर की है, त्रिज्या की है, इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण बनाता है। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। देखो क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास में एक वर्ताकार शीट है। ठीक है, क्या एक वर्ताकार शीट है, ये मान लो आपके पास में एक वर्ताकार शीट है। ठीक है, ये वर्ताकार शीट है, ये r त्रिज्या की है। ठीक है, r त्रिज्या की है, मतलब 5 सेंटीमीटर दे रखा है, r त्रिज्या है, r वो मान, उसका मान। ये क्या करती है, इसका तल, इसका जो तल है वो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ में वो कितना कोण बना रहा है, इसका तल विद्युत क्षेत्र के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब देखो इसको आप तो फटाफट क्या करोगे कि आपको थीटा का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और आपको चाहिए क्या है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स चाहिए। तो विद्युत फ्लक्स तो आप आसानी से यहाँ पर निकाल लोगे, वहां पर आपके पास में क्योंकि त्रिज्या दे रखा है तो क्षेत्रफल भी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप कैसे वो यहाँ पर सीधा मान रख दो, आ जाएगा आपके पास +5 बराबर क्या होता है, EDS cos थीटा माना गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें पता है कि जो फाई बराबर होता है आपका EDS cos थीटा, वहां पर जो थीटा होता है वो क्या होता है, E वेक्टर और DS वेक्टर के मध्य का कोण होता है ना। यहाँ पर भाई क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि इस वर्ताकार जो हमारे पास में शीट है, इसके तल और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। उसने ये बोला है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 30 डिग्री बन रहा है, ऐसा नहीं बोला ना। उसने बोला है कि इसके तल और विद्युत क्षेत्र के जो है मध्य कोण कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। कुछ मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आपका हो गया इस प्रकार से तल। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। आपको कौन सा चाहिए, आपको क्षेत्रफल सदिश और ई वेक्टर के मध्य कोण चाहिए। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा ना, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, इसका ये हो गया आपका S वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब आपको E और S के मध्य कोण देखना है। समझ में आ गया ना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, रटना नहीं है, अच्छे से समझना आपको। जितने भी आंकिक प्रश्न है रटोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा वहां पर। ठीक है, बोर्ड के अंदर कोई ऐसे एज इट इज नहीं है, उठ कर नहीं आते यहाँ पर कि सारे एज इट इज दे दिया यहाँ पर, नहीं, कुछ नया ही बनकर आएगा। तो आप जब तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं रहेंगे कि हमें चाहिए क्या, तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और बिल्कुल आसान है, आपको सीधा बोल रखा है कि भाई ये आपका थीटा है वो E और S के मध्य कोण है। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि तल और इसके मध्य कोण आपको दे रखा है। तो आपको कुछ 3D में भी इमेजिन करना है, कुछ आपको सोचना भी है ताकि इस क्वेश्चन को कर पाओ, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे कोण हमारे को ये चाहिए, तो ये कोण हमारा कितना होगा बताओ, ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 90 है। 90 में से ये कितना है, 30 है, तो ये बताओ कितना बचेगा, 60 बचेगा कि नहीं भाई। पूरा कितना बन रहा है आपका, 90 बन रहा है ना भाई। सीधी सी बात है, जो आपका वर्ताकार वलय होगा उसके तल से जो क्षेत्रफल सदिश है वो कितना कोण बनाएगा, 90 बनाएगा ना भाई। ये तल है तो क्षेत्रफल सदिश बिल्कुल ऐसे होगा, तो 90 कोण बन रहा है ना। तो ये कितना हो गया आपका, 60 हो गया। तो E और S के मध्य कोण कितना है, 60 आया है ना, कि कितना है आपका, 30 है। ये ध्यान में रखना। तो यहाँ से आपको फाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, क्या लिखेंगे, ES cos थीटा। ठीक है, और थीटा कितना था आपका, 60 डिग्री था। तो यहाँ से फाई बराबर कितना हो जाएगा, E का मान रखो कितना होगा, 5 × 10⁵ S का मान रखो कितना होगा, 5r²। और आगे क्या हो जाएगा, cos कितना है, cos 60, तो cos 60 लिख दिया। अब देखो फाई बराबर
5 इंटू 10⁵ इंटू पाई बाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आर बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हम तो जो मात्रा रख रहे हैं वो किस में रख रहे हैं, सही मात्रा में रख रहे हैं। इसका मतलब हमारे को 5 सेंटीमीटर को किससे बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर बदलो, कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या बेटा शौक बात कर दो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे सीधे यहाँ हम तो कर रहे हैं यहाँ तक सही किया और आर का वो किस में रख दिया, सेंटीमीटर में रख दिया है, पूरी मेहनत बर्बाद होगी। तो वो भी ध्यान में रखना है कि मात्र का आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ऐसा ही मात्र का आपको सबको ऐसा ही मात्र नहीं रखना है। तो यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर और इंटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो अब आगे इसको सोल्व कर लेना तो आपका आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम अगला जो हमारा एग्जांपल है वो करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, तो एग्जांपल नंबर 4 क्या है, और ये जो एग्जांपल नंबर 4 है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर देखो क्या है, एक आर त्रिज्या की पतली वल्ली, हमारे पास में एक वल्ली, ठीक है, वल्ली समझते हो ना, रिंग। ठीक है, तो आर त्रिज्या की वल्ली है वो किस प्रकार की है, आर त्रिज्या की है। क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वल्य पर जो क्यू आवेश है वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है। वल्य की अक्ष पर, वल्य की जो अक्ष है उस पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारे को जो वल्य है, वल्य के अक्ष पर, जो वल्य की अक्ष कौन सी होगी, अगर वल्य कुछ इस प्रकार से है, मान लो इस प्रकार से रखिए वल्य, तो वल्य की अक्ष कौन सी होगी आपकी, वल्य की अक्ष कौन सी होगी, जो इस प्रकार से जा रही है वही होगी ना यहाँ पर। ठीक है भाई, अक्ष कौन सी होती है, जिसके सापेक्ष हम घूर्णन करवा सके, वही अक्ष होती है ना उसकी। तो भाई हमारे को ये अक्ष रखेंगे तभी तो ये वल्य इस प्रकार से घूमेंगी, जो रिंग है वो इसके अंदर इस प्रकार से घूम सकती है, ये इसकी अक्ष होगी ना। तो हमारे को इसके अक्ष से और अक्ष पर स्थित एक बिंदु है और केंद्र से जो उसकी दूरी है वो केंद्र से बता रखी है, केंद्र से जो उसकी दूरी है वो कितनी दे रखी है, हमारे को x दे रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा एक बिंदु है, उस बिंदु पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस वल्य के कारण। अब मैं यहाँ पर तो बिंदु बना नहीं सकता ना, नहीं बना सकता ना, तो इसको मेरे को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा ना। तो चलो वो करते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास में एक वल्य है, ये लो हमने वल्य बना दी इस प्रकार से। ठीक है, ये 3D में कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस वल्य के केंद्र से इस पर पहले तो लिख लेते, तो भाई इस पर एक समान रूप से आवेश है वो क्या है, वितरित है। तो ये प्लस आवेश हमारा वितरित हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसके अक्ष पर, ये इसका अक्ष होगा। ठीक है, इसके अक्ष से और केंद्र, इसके अक्ष पर स्थित एक बिंदु और केंद्र से उस बिंदु की दूरी कितनी है आपकी, उस केंद्र से उस बिंदु की दूरी आपकी मान लेते हैं वो P बिंदु है और उसकी दूरी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, x। ठीक है, x से दे रखी है ना, x दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इस वल्य की आपको त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, त्रिज्या है वो दे रखी है आपको r त्रिज्या दे रखी है। तो हमारे को इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे ज्ञात करते हैं, फाई से ज्ञात करें, फाई से ज्ञात करें, फाई से तो ज्ञात नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो गाउस के नियम है उसके अंदर आता है ना। यहाँ पर हमारे को किससे ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश से, क्षेत्रफल अल्पांश लेकर हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब फाई बराबर EDS कोस थीटा से। तो ई वेक्टर बताओ कैसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं यहाँ पर, सॉरी मतलब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मतलब आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ई वेक्टर बराबर आपका F/Q0 है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो ये एक आवेश, अगर हमारे पास में एक कोई बिंदु आवेश होता तो उसके कारण तो हम P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने आसानी से निकाल सकते थे। इनके मध्य बल देख लेते कितना बल आता था और उस बल का मान है और बट्टा क्या कर देते, Q0 कर देते, तो आपका क्या आ जाता, ई वेक्टर आ जाता। अब यहाँ पर कोई एक आवेश थोड़ी है आपका, कोई एक आवेश ही क्या इसके अंदर, कि इस आवेश से हमने इसकी दूरी देख ली और यहाँ पर क्या कर लिया हमने, यहाँ पर इसके कारण, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी नहीं है ना हमारे पास में। इसका मतलब हमारे को पहले तो यहाँ पर क्या लेने पड़ेंगे, एक छोटा सा अल्पांश लेना पड़ेगा, एक ds अल्पांश लेते हैं, ds अल्पांश या ds1 अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है, इस ds1 अल्पांश से और एक यहाँ पर एक अल्पांश और ले लेते हैं ds2 अल्पांश। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए, इस वल्य पर क्या ले लिए, दो अल्पांश ले लिए।
इस अल्पांश के कारण हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इस आर जो पी बिंदु है, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। और फिर हम क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे अल्पांश सबके कारण है वो क्या होगा भाई यहाँ पर सबके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पी बिंदु पर वो ज्ञात कर लेंगे ना। समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी वल्य होगी, वल्य पर हम क्या लेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। इस अल्पांश के कारण हम पी बिंदु पर क्या ज्ञात कर लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। अब ऐसे अल्पांश हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो यहाँ तक की ये पूरी दूरी यहाँ तक लेंगे और फिर हमारे को क्या मिल जाएगा, पी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके कि भाई यहाँ पर ds1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पी बिंदु पर किस साइड में होगी। तो पहले दूरी मान लेते हैं, ये आपकी दूरी होगी, ठीक है। ये दूरी कितनी होगी आपकी, ये दूरी हो जाएगी आपकी r, कितनी हो जाएगी r भाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, r दे रखी है ना, तो ये दूरी होगी r। तो ये तो हम निकाल सकते हैं, ये मान लेते हैं हमारी स्मॉल r होगी और स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगी आपकी भाई, ये जो लग जाए ना करंट वाला वो फॉर्मूला लग जाएगा, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। ये दूरी आ गई हमारे पास में। अब हमारे को इस ऐसे भी हम इसके लिए भी कर सकते हैं, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, r बराबर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दोनों बराबर ही होंगे यहाँ पर। ये भी आपकी कितनी त्रिज्या r है। अब यहाँ पर देखो इस ds1 के कारण है वो p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। कोई भी एक प्लस आवेश है उसके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। ये बिंदु है, इस बिंदु पर कोई भी एक प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है तो इस प्लस के आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कुछ इस प्रकार से होगी ना यहाँ पर। तो इस ds1 में भी क्या है, प्लस आवेश है ना, तो इस क्षेत्रफल अल्पांश में जो आवेश है प्लस है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। मतलब कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, ई वेक्टर है वो मिलेगा। चलो वो आपका ds1 लिया तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये आपका कौन सा हो गया, e1 वेक्टर हो गया आपका। अब इसके कारण निकालो, तो इसके कारण भी लंबवत बाहर की ओर, मतलब कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है e2 वेक्टर मिल जाएगी। मिल गया आपको e2 वेक्टर। अब तो ये मान लेते हैं आपके कोण कितने हो गए, थीटा और थीटा हो गए, ठीक है भाई। ये मान लिया भाई, ये कोण आपका थीटा है, ये थीटा है, तो ये कोण कितने हो गए, थीटा थीटा हो गए ना, शीर्ष कोण मान सकते हो आप यहाँ पर। तो अब हमारे को क्या चाहिए, P बिंदु पर ये दोनों अल्पांशों के कारण e2 वेक्टर और e1 वेक्टर आया ये इस प्रकार से। तो इसका मतलब हमारे को क्या निकालना है, इनका परिणाम ही निकालना पड़ेगा भाई। ऐसे हम कैसे निकालेंगे, P बिंदु पर तो एक विद्युत क्षेत्र ऐसे आ रहा है, एक विद्युत क्षेत्र ऐसे आ रहा है, इसका मतलब हमारे को परिणाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर दोनों क्या है, d1 या लिख दो, ये e2 कोई बात नहीं, वो लिख सकते हम। तो यहाँ पर हमारे को पहले इसके e2 के घटक लेने पड़ेंगे। तो e2 घटक लो, इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, e2 वेक्टर cos थीटा, और इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा आपका e1 का e1 वेक्टर cos थीटा, और इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा e2 का e2 वेक्टर sin थीटा, और इस दिशा में इसका e1 का घटक क्या हो जाएगा e1 वेक्टर sin थीटा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। वल्य लिया, वल्य पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इस वलय के कारण इसके अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जिसके केंद्र से दूरी x है, उस पर हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक आवेश होता तो आसानी से ज्ञात कर सकते थे, बीच की दूरी हमारे को। अब यहाँ पर एक आवेश तो है नहीं, बहुत सारे आवेश है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेंगे। उस क्षेत्रफल अल्पांश के कारण हम क्या ज्ञात कर लेंगे, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। फिर ऐसे बहुत सारे अल्पांश जो जहां तक दूरी बन रही है वहां तक ले लेंगे और उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, ठीक है। अब हम उससे पहले लिख लेते हैं कि भाई जो आपकी वल्य पर जो आवेश है वो वितरित हुआ है, तो वो उसमें कौन सा वितरण लगेगा, रेखीय आवेश वितरण लगेगा, पृष्ठीय आवेश वितरण लगेगा, कौन सा वितरण लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वल्य बिल्कुल आपकी कोई पृष्ठ नहीं है, यहाँ पर वल्य कोई एक पृष्ठ नहीं है, ठीक है। पृष्ठ कुछ इस प्रकार से बिल्कुल जो है वो पृष्ठ होता है यहाँ पर, तो वल्य कोई एक पृष्ठ नहीं है, वल्य क्या है, एक इस प्रकार से रिंग है, ठीक है। तो जब आप उसको क्या करोगे भाई, उसको काट दोगे तो क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा। तो जो आपका आवेश का वितरण हुआ है वो क्या हुआ, रेखीय, रेखा के अनुदिश बना आवेश का वितरण। ये गोला मानोगे तब भी एक रेखा के अनुदिश आवेश का वितरण माना है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर रेखीय आवेश वितरण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखीय आवेश वितरण से, तो रेखीय आवेश वितरण से क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा, L, Q अपॉन कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण से तो हमने लिख लिया यहाँ पर लैम्डा बराबर Q अपॉन L हो गया यहाँ पर। अब देखो आगे करते हैं हम कि भाई अल्पांश में आवेश, तो अल्पांश में आवेश निकालना है।
तो अल्पांश में भी हम आवेश क्या निकाल लेते हैं भाई, यहाँ छोटा सा मान लेते हैं हम, हमारे छोटा सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लेमडा बराबर dq अपॉन क्या हो जाएगा dl हो जाएगा। तो यहाँ से dq कितना आ गया आपका, वो आ गया लेमडा इंटू dl, लेमडा इंटू dl। और जो यहाँ पर ये l लिखा है, ये l कोई भाई लंबाई में थोड़ी हो रहा है वितरित, ये किस में हो रहा है आपका परिधि के अनुसार वितरित हो रहा है। तो इसकी बताओ परिधि कितनी होगी, एक वल्य की परिधि कितनी होगी, 2 पाई r होगी ना। तो ये मैं यहाँ पर 2 पाई r लिखूंगा, ठीक है। जो आवेश का वितरण हुआ है एक परिधि में हुआ है, कोई लंबाई में नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 पाई कैपिटल r लिखना है भाई, त्रिज्या तो ये है ना इसकी। और यहाँ पर अल्पांश में जो आवेश का वितरण है उसको मैंने dl मान लिया यहाँ पर कि भाई ये l है। अब हम यहाँ पर dl कितने लेंगे, यहाँ पर dl करते हुए कितने आ जाएंगे, 2 पाई r जाएंगे, वो हमारा आगे हो जाएगा। अब हमारे को यहाँ पर सबसे पहले जो E1 वेक्टर है वो कितना आएगा आपका, ठीक है, E1 वेक्टर। तो E1 वेक्टर मतलब इस अल्पांश के कारण आपका इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, एक प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ अपॉन R²। तो यहाँ पर भी क्या आएगा Q कितना आपका dq है अपॉन R कितना है, मतलब बीच की दूरी कितनी है आपकी, ये दूरी होगी आपकी √r² प्लस का x², ठीक है। इसी प्रकार से आप E2 निकालोगे तब भी आपका मान है वो यही आएगा। अब आपको P बिंदु पर क्या चाहिए, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, देखो E1 और E2 sin थीटा, यहाँ पर ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा आपका E1 है वो बराबर होगा किसके, E2 के बराबर होगा। E1 किसके बराबर होगा, E2 के। भाई दोनों जो क्षेत्र पर अल्पांश लिए वो बराबर लिए है ना, तो दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो बराबर आएगी। तो ये E1 E2 बराबर रहेंगे, तो sin थीटा बराबर, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। हमारे पास बचेगा कौन सा, E2 cos थीटा, E1 है cos थीटा। तो इसका मतलब अगर P बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2E cos थीटा। अब यहाँ पर एक बात है कि या तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 2E cos थीटा, अगर हम 2E cos थीटा करेंगे तो तब हमारे को समाकलन करना पड़ेगा केवल यहाँ से यहाँ तक, मतलब आधा, मतलब पाई r तक समाकलन करना पड़ेगा। और अगर मान लो हमने यहाँ पर 2E ना लेके ले लिया कि भाई E, कहने का मतलब केवल एक अल्पांश के कारण, तो एक अल्पांश को आपको कितना घुमाना पड़ेगा, 2 पाई r घुमाना पड़ेगा ना। दोनों अल्पांश को कितना घुमाना पड़ेगा, इसको आपको यहाँ तक ही घुमाना पड़ेगा ना, तब तक आपका आवेश क्लियर हो जाएगा। भाई यहाँ से यहाँ तक आएगा तब ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 2E cos थीटा लिखोगे तब आपको समाकलन 0 से पाई r तक करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर केवल E cos थीटा लोगे तब आपको समाकलन कहां से कहां तक करना है, 2 पाई r तक करना है। तो P बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं आपकी E वेक्टर है, और वो E वेक्टर किसके बराबर हो जाएगी आपकी, यहां से हो जाएगी आपकी किसके बराबर, E1 वेक्टर cos थीटा के बराबर, ठीक है। E1 वेक्टर cos थीटा, हम यहाँ पर 2 नहीं लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो हमारे समाकलन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, 0 से लेकर कहां तक करना पड़ेगा, 2 पाई r तक करना पड़ेगा, 0 से लेकर 2 पाई r तक, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम आगे करते हैं। यहाँ पर E1 वेक्टर है, उसका मान रखो यहाँ पर। तो E वेक्टर बराबर 0 से 2 पाई r, इसका मान रखो E1 वेक्टर का, ये रहा हमारे पास में, क्या है k dq अपॉन √, क्या हो जाएगा r² प्लस x², ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा। E वेक्टर बराबर जो 12 जो आ रहा है 12, उसको 12 लिख दो, k 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 0 से 2 पाई r के dq का मान यहाँ से रखो, dq बराबर क्या, लेमडा इंटू dl, तो यहाँ से हो जाएगा आपका लेमडा इंटू dl, और अपॉन क्या हो जाएगा √r² प्लस का x² cos थीटा। यहाँ से E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, चलो cos थीटा का मान देखते हैं। cos थीटा कितना होगा आपका, cos थीटा बराबर, चूंकि cos थीटा का मान बताओ, ये थीटा है ना आपका, तो थीटा कितना होगा, cos थीटा बराबर मतलब लाल बटे का से क्या होगा, लाल बटे का से क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है आपका x है, और कर्ण कितना है, r है। तो मतलब cos थीटा बराबर x बटा r, ये होगा। तो यहाँ से E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, k, और ये हो जाएगा आपका 0 से 2 पाई r, जो मतलब अंदर है उनको, मतलब जो आपके अचर है उनको बाहर निकाल लो। k आपका अचर था, लेमडा आपका क्या एक अचर है, और dl है उसका समाकलन होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो d आ रहा है ना, इसका समाकलन होगा। √r² प्लस x² है, इसका समाकलन नहीं होगा यहाँ पर। तो
तो ये जो बात आ जाएगी, मतलब समाकलन किसका होगा, जो ये डी एल आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी एल होते हैं ना उन सब का समाकलन होता है। एल को हम बाहर है वो नहीं ले जा सकते, तो बाकी सबको बाहर ला सकते हैं, बाहर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा के इंटू लेमडा इंटू डीएल और अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, cos थीटा का मान कितना है एक्स, एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा, आर का मान रख दो, कितना हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक गड़बड़ कर रहे थे ना शुरुआत से ही, क्या कर रहे थे कि यहाँ पर ई बराबर क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो समाकलन किसका बचेगा, 0 से 2 पाई आर और किसका होगा डीएल का होगा। तो यहाँ से ई वेक्टर बराबर, या ई वेक्टर छोड़ते हैं यहाँ पे, ई वेक्टर ई लिखते हैं यहाँ पर, तो ई बराबर कितना हो जाएगा आपका के इंटू लेमडा इंटू डीएल, तो लिख लिया ना, अंदर लिख लिया, सॉरी इसको नहीं लिखना है, इंटू एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा ना, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3 होगी, 3 हो गई। इसका समाकलन क्या होगा भाई, समाकलन से डी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास में केवल 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखो लेमडा इंटू 2 पाई आर, तो लेमडा इंटू 2 पाई, यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो ना कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका लेमडा इंटू 2 पाई आर। तो लेमडा इंटू 2 पाई आर की जगह आप क्या रख सकते हो, क्यू रख सकते हो, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में ई बराबर के इंटू क्यू एक्स। ठीक है भाई, लेमडा इंटू 2 पाई आर क्यू लिख दिया, तो के क्यू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ गई आपके पास में 3, और ये क्या आ गई आपके बिंदु पी पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वापस से एक बार समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करनी है। कि हमारे पास में एक चकती थी, ठीक है, उस चकती पर हमारे को एक क्यू आवेश दे रखा था, क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया था यहाँ पर, तो हमने इसको वितरित करवा दिया था। कैसे वितरित हुआ था, एक आवेश वितरण से, तो हमारे पास में हमने लिख दिया भाई लेमडा बराबर क्यू अपॉन 2 पाई आर, इतना कर सकते हैं भाई। चकती ली, आवेश वितरित हुआ, त्रिज्या आर थी, इसलिए 2 पाई आर परिधि पर क्या होगा वितरित होगा, इसलिए लेमडा बराबर तो हमारा होता है क्यू अपॉन एल। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी कितनी होगी 2 पाई आर होगी ना भाई, परिधि वही लंबाई होगी, तो यहाँ पर 2 पाई आर लिख दिया। ठीक है, अब हमारे को क्या याद करना है, इस वलय के कारण इसके अक्ष पर स्थित एक बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और केंद्र से उसकी दूरी कितनी है, बिंदु की x दूरी है। तो हम यहाँ पर अगर एक आवेश होता तो हम आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर लेते भाई कितनी दूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे आवेश, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेंगे, और वो अल्पांश से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम अल्पांश से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ds1 से देखा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार है, E वेक्टर आई, एक अल्पांश और लिया उसके कारण E2 वेक्टर आई। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिए, घटक ले लिए, तो यहाँ पर E1 वेक्टर का घटक हो गया इस दिशा में जो E1 cos थीटा E2 cos थीटा, और इसका दोनों का ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, मतलब P बिंदु पर जो परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कुछ इस प्रकार से है, इसी साइड में है यहाँ पर, तो इसका मतलब वो कितनी होगी आपकी 2e cos थीटा। भाई ऐसे जोड़ते हैं हम यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर 2e cos थीटा करते हो तब आपको समाकलन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, पाई आर तक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्या कर लोगे, यहाँ पर केवल e cos थीटा लोगे तब आपको क्या कर, 2 नहीं लोगे, यहाँ पर e cos थीटा लोगे तब आपको पूरा कितना करना पड़ेगा 0 से 2 पाई आर। ये तो हमने डायग्राम में देखा था। ठीक है, ये भी देख लिया था, ये दूरी x है, ये त्रिज्या r है, तो ये कितनी हो जाएगी, इससे कितनी हो जाएगी आप, ये होगी। अब देखो हमने रेखीय आवेश वितरण देख लिया। ठीक है, अब अल्पांश में आवेश के भाई इस आवेश, हमें ये तो पता है कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर निकाल ली। अब ये E1 वेक्टर है वो किस आवेश के कारण है, ये तो यहाँ पर हमने लिखा भाई इस क्षेत्र पर अल्पांश में आपका आवेश कितना है, तो वो भी हम रेखीय आवेश वितरण से निकाल लेंगे, लेमडा बराबर dq अपॉन dl। तो dq हमारा आवेश आ गया हमारे पास में, dq बराबर लेमडा इनटू dl। अब ये एक आवेश आ गया, तो इसके आवेश के कारण कोई एक बिंदु P है, उसके कारण जो इस आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, kq अपॉन r स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ रखा है यहाँ पर, तो E बराबर होता है kq अपॉन r स्क्वायर। बस हमने वही तो किया है, यहाँ पर आवेश निकालने के बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई E1 है वो आपका कितना है k इंटू dq। भाई dq लिखेंगे ना, क्योंकि आवेश इसके अंदर कितना है, अल्पांश के अंदर, dq है यहाँ पर अपॉन r स्क्वायर, मतलब ये r का स्क्वायर। तो इसका हमने क्या कर दिया, r हमारे पास में है ये रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो हमने रख दिया। अब यहाँ हमारे को क्या करना है, इस पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर किस साइड में आपका आ रहा है E cos थीटा आ रहा है। ठीक है, E1 लिख दो, यहाँ पर परिणाम में हमारी E मिलेगी, और हमारे इसको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप D लगा सकते हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि हम इसका कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर D लग रहा है,
तो डी लगा सकते हो। कहां से कहां तक करोगे, अगर यहाँ पर 2 लिखते तब तो आपको 0 से पाई आर तक करना पड़ेगा, और अगर आप 2 नहीं लिखोगे तब कितना करना पड़ेगा, 0 से 2 पाई आर आपको करना पड़ेगा। बस ई का मान रख दिया, ई का मान रखते ही आपको, ई का मान रखने के बाद में आपने cos थीटा का मान रख दिया, फिर आपने यहाँ पर dq है उसका मान रख दिया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जो भाई q का तो आपको समाकलन करना नहीं है, आपको तो इस लंबाई का समाकलन करना है, इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया, dq बराबर क्या रखा आपने, लैम्डा इंटू dl इस फॉर्मूले से रख दिया, और 0 से 2 पाई आपने समाकलन कर दिया। cos थीटा का मान आपने इस वाले से निकाल लिया, यहाँ पर ये थीटा है तो ये कितना होगा, लंब बटा ये लंब सॉरी आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, तो cos थीटा का मान है क्या, e का मान निकाल दिया, dl है समाकलन हो गया 2 पाई r, लैम्डा इंटू 2 पाई r को हमने क्या कर दिया, यहाँ से लैम्डा इंटू 2 पाई r क्यों रख दिया, तो आपके पास में e बराबर आ गया kqx अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब देखो आगे हमारे को क्या बोला गया, ये तो P बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आगे क्या बोला गया, देखो प्राप्त परिणाम की प्रतिबंध x ग्रेटर देन r के लिए विवेचना कीजिए, कि आपके पास में जो x है वो ग्रेटर देन है r, तो विवेचना कर सकते हैं भाई, x जो ज्यादा होगा वो दूसरे को क्या कर देगा, नगण्य कर देगा, तो x क्या है, ग्रेटर देन r, तो x अगर ग्रेटर देन r होगा, मतलब x बहुत बड़ा है r से, इसका मतलब r क्या हो जाएगा, नगण्य, इसका मतलब जो आपका e आएगा वो क्या है आपका kqx अपॉन क्या आ जाएगा, रूट ऑफ r, तो क्या हो गया भाई, r क्या हो गया, लगभग 0 मान लिया, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, इसका मतलब कितना आ गया, e बराबर kqx अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका kqx अपॉन ये कितना हो गया, x स्क्वायर था ना, तो ये पावर रूट है, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और x पावर 3 आ जाएगी, x से 1 कैंसिल हो गया, मतलब e बराबर कितना आ गया आपका kq अपॉन x स्क्वायर। जब वल्य की त्रिज्या वो क्या मान ली जाए, नगण्य मान ली जाए इस दूरी की अपेक्षा, तो ये आपके पास में प्रतिबंध आ गया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको समझोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चीजों को साथ साथ में लेके चलना है आपको। ठीक है भाई, ई वेक्टर निकाला, तो ई वेक्टर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर हमारे को ये जो हमने अच्छे तरीके से बता दिया है कि किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर एक आवेश होता है तो हम आसानी से कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आवेश है, इसलिए हमारे को यहाँ पर अल्पांश लेने पड़ेंगे, और अल्पांश लेने पड़ेंगे तो अल्पांश में हमारे को आवेश देखना पड़ेगा। बस हमने क्या कर लिया, पहले तो इस पर वितरण कर लिया, आवेश देख लिया, फिर हमने इसके आवेश देख लिया, तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देख लिया, उस विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि वो तो एक अल्पांश गण है ना, उस विद्युत क्षेत्र का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, बस हमारे पास में क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई यहाँ पर। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको भी आपको वो ध्यान में रखना है। एक तरीके से ये है वो पार्ट की, ऐसे मान लो कोई आपके जो चैप्टर है उसके अंदर हेडिंग है यहाँ पर ये, ठीक है, अनुप्रयोगी मान लो यहाँ पर कुछ ऐसे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी के जो उदाहरण है वो हम जो अगला वीडियो लेक्चर आएंगे उसके अंदर है वो करेंगे, और आपको है इनको उदाहरणों को है वो मिलाते भी जाना है, और जो आंकिक प्रश्न है साथ साथ में जो इनसे इनके जैसे मिलते हैं उनको आपको क्या करते जाना है, साथ साथ में मिलाते जाना है।